हाँ तो दोस्तों, आगे की बात करते हैं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हड़प्पा वासियों का किन किन दूर देशों से, किन दूसरी संस्कृतियों से, किन दूसरी सभ्यताओं से संपर्क था, इसके लिए हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों में सबसे पहले ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। इसका साक्ष्य ये है कि जो ओमान में तांबा पाया गया है वह जो हड़प्पा सभ्यता में तांबा पाया गया है, दोनों की क्वालिटी, दोनों की गुणवत्ता सेम है, दोनों में सेम प्रॉपर्टी है। तो उससे ये हमें ज्ञात होता है कि दोनों, यह ओमान से तांबा आयात किया जाता था। ओमान में एक हड़प्पाई मर्तबान यानी एक जार मिला है। तो उस वो हड़प्पाई जार मिला है, तो इससे उन दोनों स्थलों के आपस में संपर्क को दर्शाता है। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी में मेसोपोटामिया में एक लेख मिला 3री शताब्दी बीसी का, जिसमें जो लेख, जिसके अंदर ओमान को मगान, बहरीन को दिलमुन तथा एक मेलुआ नाम के शहर का जिक्र हुआ है, जो संभवतः हड़प्पा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अपने ये एग्जाम में सवाल आ सकता है कि मेलुआ का जिक्र हुआ है एक मेसोपोटामिया लेख में, वह किस सभ्यता के लिए हुआ? तो वह हड़प्पा सभ्यता के लिए हुआ है। मेसोपोटामिया में एक मिथक चलता है, एक मेसोपोटामिया मिथक है कि मेलुआ के हाजी पक्षी का वर्णन किया गया वहाँ। तो उस लेख में जो हाजी पक्षी का वर्णन किया गया है, उसका पुरातत्वविदों ने आशय लगाया, जो मोर से लगाया, मोर पक्षी से लगाया है, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की है। मोर के बारे में वहाँ जिस हाजी पक्षी का उन्होंने जिक्र किया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि भाई जो मोर की यहाँ अपने प्रॉपर्टी होती है, वही वो बताए मोर के जो गुण होते हैं, जैसे कि सुंदर आवाज़, सुंदर गर्दन, सुंदर पंख, ये सब। तो उससे पुरातत्वविदों ने या इन्होंने आशय लगाया है कि जो हाजी पक्षी का वर्णन वहाँ मेसोपोटामिया मिलता है, जो मिथक चलता है, वह मोर है। इस लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे शहर समुद्र किनारे पे थे, तथा वह नाव से भी परिचित थे। इसके बहुत सारी मुहरों पर नावों के चित्र मिले। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मेलुहा का जो जिक्र है वह हड़प्पा के लिए हुआ है। आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं कि भाई सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, यानी मुहर्रें, लिपि और बाट, ये हमें क्या बताते हैं? मुहरें क्या बताती है, लिपि से क्या क्या पता चलता है, तथा बाट क्या क्या बताते हैं? मुहर्रें और मुद्रांकन। मुहरें किस काम आती थी? मुहरें लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग में की जाती थी। मुहर्रों का प्रयोग किया जाता था जो मुख्यतः व्यापार में प्रयोग किया जाता था, तथा व्यापार को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था, उसके ऊपर बंद करके उसके ऊपर एक सील लगा दी जाती थी। तो जिस व्यक्ति के पास वह माल पहुंचना होता है, वह व्यक्ति देखता है कि जो सील मेरे पास है वही लग के आई है, इसका मतलब ये माल सुरक्षित है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। इस तरह मुहर्रों का इस्तेमाल किया जाता था, और मुहर्रें हड़प्पा में सबसे ज़्यादा पाई गई है। यानी मुहर्रे पे हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा शहरों में बहुत सारी पाई गई है। उनकी लिपि है वह एक ही बहुत ही रहस्यमय लिपि है, क्योंकि आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी आनी बाकी है, हमारे सामने आ नहीं पाई है, क्योंकि उनकी उस समय की जो लिपि थी उसे नहीं पढ़ा गया अभी तक। लेकिन लिपि की क्या क्या विशेषताएं थी वो देखते हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। हमारी जैसे हम हिंदी और अंग्रेजी लिखते हैं, ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और यह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। यह लिपि हड़प्पाई मुहरों पर अंकित मिली है। यह लिपि ज़्यादातर वैसे कोई लेख मिला नहीं है, एक जगह लेख मिला है सिर्फ धोलावीरा से, बाकी कहीं से कोई लेख मिला नहीं है। तो ये ज़्यादातर मुहर्रों पर चित्राक्षर या संकेताक्षर लिपि कहते हैं इसे। इसमें क्या है कि मुहरों पे बहुत सारी जगह या मर्तबानों पे, यानी जो बर्तन वहाँ से मिले हैं उन पे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, तो उनके माध्यम से पता चलता है हमें कि ये उनकी लिपि चित्राक्षर लिपि थी। सबसे जो लंबा अभिलेख मिला अभी तक, उसमें 26 चिन्ह मिले हैं, यानी कि ज़्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं उसका अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो सबसे लंबा अभिलेख मिला उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। तो शायद एनटीए आपको कोई फैक्ट पूछ ले तो आप याद रखना कि जो सबसे लंबा अभिलेख मिला अभी तक उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। धोलावीरा से प्राप्त सूचना पट, जिसमें 10 अक्षर लिखे हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना पट कहाँ से मिला है? तो सूचना पट हमें धोलावीरा से मिला है, जिसमें 10 अक्षर लिखे हुए हैं। और इस तरह ये सब एक लिपि है, इसे पढ़ा तो नहीं जा सका, लेकिन ये एक प्रमाण है कि उस समय व्यापक साक्षरता थी। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि हमें बाट किस प्रकार के थे। विनिमय, बाटों का क्या इस्तेमाल किया जाता है? बाटों का काम विनिमय के लिए, कि
भाई कौन सी चीज़ कितने तोल में काम लिए जाते थे। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। बाट इनके बहुत ही एक वेल डिफाइंड वेट के होते थे, जिसमें सामान्यतः ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इस फैक्ट को भी आप याद रख लेना कि बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे, ये पूछा जा सकता है। इनकी शेप घनाकार होती थी, घन के आकार की होती थी, क्यूबिकल शेप में होते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर में होते थे, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार 12,800 तक थे ये। और जो नीचे वाला इसका डिनोमिनेशन था वह डेसिमल सिस्टम में चलता था। धातु के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो यानी कि उस समय लोग उनके पास हड़प्पा सभ्यता में एक विशुद्ध प्रकार की वस्तुओं को तोलने की प्रणाली थी, जिसमें तराजू के साक्ष्य मिले हैं व बाट मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये बाट 2 शहरों से ज़्यादा मिले हैं, जिसमें कालीबंगा और चनुदड़ो शामिल है। आप इस फैक्ट को भी याद रखना। उस समय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, हड़प्पा सभ्यता में कौन लोग शासन करते थे, इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह एक बहुत ही ये बृहद बड़ी सभ्यता थी, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, इससे हमें ये पता चलता है कि ये शायद किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासित हो, या कोई एक व्यक्ति सेंटर में शासन ना करके सब शहरों का अपना अलग अलग शासन था। इस बारे में कोई विशेष ठोस साक्ष्य मिला नहीं है। जटिल फैसले व उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के रूप में हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता है। हमें पुरावस्तुओं से ये पता चलता है कि उस समय बहुत ही जटिल फैसले लिए जाते रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार पुरावस्तुओं में असाधारण रूप से एकरूपता, यानी जो पुरावस्तुएं एक स्थान पर, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा अलग अलग शहरों से मिली है, उनमें बहुत ही सेम क्वालिटीज़ है, सेम प्रकार की मिली है। तो वो एकरूपता है। एकरूपता हमें ये बताती है कि उस समय के फैसले बड़े ही जटिल होते होंगे, या कोई एक व्यक्ति ये फैसले लेता होगा, क्योंकि सभी शहर नियोजित पाए गए हैं। सभी शहरों की लगभग शहर एक कमोबेश एक ही बनावट है, एक ही बसावट है। इसलिए एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी जा रही है। ए स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एज द प्रीस्ट किंग। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरातत्वविदों ने कहा है कि हो सकता है ये उस समय के राजा की मूर्ति रही होगी। तो उसके अलावा सत्ता के बारे में, उस समय किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत है। तो उसमें शायद आपका सवाल बनता नहीं है खास। अब देखते हैं कि यह एक बहुत ही विकसित और इतनी सुव्यवस्थित जो सभ्यता थी उसका अंत हो गया। उसका अंत कैसे हुआ? 1800 ईसा पूर्व के पश्चात पुराने स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व अन्य हड़प्पा स्थलों से जीवन व निवास के साक्ष्य मिलना कम हो जाते हैं। धीरे धीरे हमें खुदाई के दौरान 1800 के पश्चात पुरावस्तुओं का अभाव मिलने लगता है, व्यापार व शिल्प के साक्ष्य का अभाव मिलने लगता है। जबकि यहाँ की बजाय अब क्या है कि बस्तियाँ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गई थी 1800 के पश्चात। उसके जैसे अभी इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि प्राकृतिक कारण रहे होंगे, जबकि गंगा के मैदानों में, यानी हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नवीन बस्तियां अस्तित्व में आई, जिन्हें अनुवर्ती संस्कृति या उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंत का कोई एक प्रमुख ठोस कारण नहीं मिला अभी तक। तो इतिहासकारों ने व पुरातत्वविदों ने अलग अलग जो अनुमान लगाए हैं या जो साक्ष्य उन्होंने देखे हैं, उनके अनुसार बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे पहला अपन कारण माने तो उसे आक्रमण भी कहा जाता है कि भाई बहुत बड़ी संख्या में एक बड़ा आक्रमण हो सकता है। दूसरा माना जाता है जलवायु परिवर्तन, कि भाई जलवायु परिवर्तन हो गई, इस वजह से फिर सारे शहर खंडर में बदल गए। इसके अलावा जैसे कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो भूकंप को भी माना जा रहा है कि भाई भूकंप हो सकता है, भूकंप के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। आखिर लेकिन ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इतनी बड़ी और सुव्यवस्थित एक सभ्यता किस प्रकार समाप्त होती है, इसके बारे में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आगे चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में कैसे आई? 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जॉन मार्शल उस समय ASI के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। उन्हें हड़प्पा नामक शहर की खुदाई की तो वहाँ पता चला कि एक प्राचीन समय में आज से 3000 वर्ष पहले यहाँ एक बहुत ही विकसित सभ्यता रही थी। ये 1924 में जॉन मार्शल ने घोषणा की थी। SN राव जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। इसका मतलब है कि मार्शल ने जब खुदाई की तो उसे पता चला कि भारत का पहले ज्ञात इतिहास ऋग्वैदिक काल से माना जाता था, लेकिन जब उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की तो उन्होंने पाया कि भारत में ऋग्वैदिक काल से पहले भी एक सभ्यता अस्तित्व में थी जो हड़प्पा सभ्यता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। तो आपको याद रखना है, SN राव की पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तथा ये स्टेटमेंट उन्होंने मार्शल के बारे में दिया था SN राव साहब ने। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था, उसका उत्खनन करता कौन था तथा उसकी विशेषताएं क्या है। उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया स्थल है, इसीलिए वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। और इसका खोज करता वे थे दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता में यहाँ सभी सभ्यताओं में या सभी स्थलों में बहुत सारी चीज़ें पाई गई है, बहुत सारे उत्खनन में बहुत सारे साक्ष्य मिले, लेकिन हम सभी को शामिल नहीं कर सकते। जो कुछ अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हें ही शामिल कर रहे हैं। इसमें 6 अन्य भंडारों की 2 कतारें मिली है हड़प्पा के अंदर, और दूसरा है नृत्य की मूर्ति मिली है। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के किनारे पे था। आपके एग्जाम में मैथ्स करने में ये सवाल आ सकता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे, तो आपको याद रखना हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वह रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। ये इतिहास उत्खनन करता थे इसके। मोहनजोदड़ो के बारे में वैसे भी अपन डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि मोहनजोदड़ो से द ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, एक तांबे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक विशाल अन्न भंडार मिला है, दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा, एक जो प्रतिमा मिली है उसमें आधा शरीर शॉल से ढका हुआ या उसमें उसके मुंह पर दाढ़ी है। तीसरी मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है यहाँ से। तो ये सवाल भी आ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य का एक शहर है तथा नदी है घग्गर। यहाँ इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की, तथा इसका उत्खनन बीबी लाल व बिक्के थापर, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। बीबी लाल व बिक्के थापर ये दोनों उत्खनन करते थे। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, अग्नि वेदिकाएँ मिली है, लेकिन और फर्श के लिए जो सजावटी ईंटें हैं या अलंकृत ईंटें हैं वह सिर्फ कालीबंगा से मिली है। आगे देखते हैं। आगे चौथा अपना शहर है, जो मुख्य शहर है वह है लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। यह भोगवा और शरावती नदी के किनारे है तथा यहाँ का उत्खनन SR राव साहब ने किया था। लोथल से बहुत सारी चीज़ें पाई गई है, जिनमें सबसे मुख्य है गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, कि जहाँ अपन नाव खड़ी करते हैं, जहाँ बहुत सारी एक जगह पर नाव पाई जाती है, वो है डॉकयार्ड। घरों के प्रवेश मुख्य द्वार पर, ये एक लोथल की मुख्य विशेषता थी। बाकी पूरी हड़प्पा सभ्यता में मुख्य सड़क पर घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल के अंदर घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर पाए गए हैं। संयुक्त कब्रगाह पाया गया। इसका मतलब है कि स्त्री और पुरुष का जो संयुक्त कब्रगाह है, यानी एक ही कब्र में एक ही खड्डे में स्त्री और पुरुष दोनों दफन है, यह लोथल से पाया गया है। एक ईंटों से बना बहुत बड़ा जलाशय पाया गया है, एक वाटर रिजर्वर पाया गया है, हाथी दांत से बना हुआ स्केल पाया गया है, ये भी अपना लोथल में मिला है। लोथल नगर का जो नगर नियोजन था वो अलग था थोड़ा,
ये नगर 6 हिस्सों में बंटा हुआ था। अगला शहर है चनउदड़ो। यह पंजाब के सिंध राज्य में, सॉरी पाकिस्तान के सिंध राज्य में है और सिंधु नदी के किनारे है। इसका उत्खनन एनजी मजूमदार ने किया था और यहाँ से एक 4 पहिया गाड़ी का मॉडल मिला है। इसका मतलब है कि वहाँ उस समय कोई विशेष प्रकार की गाड़ी चलती होगी तथा ये चनउदड़ो एक मन का बनाने का केंद्र था, यानी एक क्राफ्ट सिटी थी। उसके अगला शहर है अपना धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में है, जो कि 1990-91 में उत्खनन किया गया। यहाँ का नवीनतम खोजा गया स्थल है। यहाँ के उत्खननकर्ता थे जेपी जोशी। यहाँ से इसकी क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी चीज़ें मिले। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यह लोथल नगर 3 भागों में विभाजित था और लोथल की जो जल संचय प्रणाली थी वह बहुत ही अद्भुत थी, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जलाशय पाए गए। अगला शहर है अपना बनावली। बनावली है वर्तमान में हरियाणा में और इसका उत्खनन है वह RS बिस्ट ने किया था और बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल्का प्रतिरूप मिला, यानी एक टेराकोटा मॉडल मिला है प्लाऊ का। हड़प्पा के तीनों चरणों के साक्ष्य इसी शहर से मिलते हैं। तो बनावली के बारे में ये दोनों ही फैक्ट बहुत ही ज़रूरी है, आप याद रखना दोनों। आपकी सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि मिट्टी से बने हल्का प्रतिरूप या प्लाऊ का टेराकोटा मॉडल कहाँ से मिला है। और हड़प्पा ऐसा कौन सा शहर है जिससे हड़प्पा के तीनों चरणों यानी आरंभिक, विकसित व जो अंतिम काल में या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा थी वह किस शहर में पाए गए हैं या किस स्थल से पाए गए हैं, तो वह अपना होगा बनावली हरियाणा। अब अपन देखते हैं, एक पीछे 2022 के पेपर में सवाल आया हुआ था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी। यानी आज अपन जो देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका अभी वर्तमान में नाम है दीनदयाल उपाध्याय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ASI, DDU-ASI। तो इसकी शुरुआत 1861 में हुई थी स्थापना इसकी, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और उस समय अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम इसकी शुरुआत की थी और वो इसके डायरेक्टर थे, सबसे पहले डायरेक्टर थे। इसके अलावा इनके अलावा भी और भी डायरेक्टर हुए हैं, जैसे REM व्हीलर, जॉन मार्शल, जो 1924 में होते हैं, उन्होंने जिस समय घोषणा की थी, जॉन मार्शल। और अपने राखालदार 1929 के समथिंग होते हैं, राखालदास बनर्जी यानी RD बनर्जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से कौन ASI के डायरेक्टर रहे हैं या नहीं रहे हैं, किसी प्रकार से करेक्ट नॉट करेक्ट सेंटेंस उस तरह पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जनक या फादर ऑफ ASI कहेंगे। मुख्यालय इसका दिल्ली में। आगे चलते हैं, अन्य तथ्य क्या क्या है। अन्य तथ्य है अर्नेस्ट मैके, ये एक उत्खननकर्ता थे विदेशी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, और साथ ही उनकी इस पुस्तक का नाम भी अपन से पूछा जा सकता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने नालियों व जल निकास प्रणाली के बारे में जानकारी दी है। तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि लोथल में घर बनाने के लिए कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये स्टेटमेंट, इससे अपन को ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई किस शहर में घर बनाने में कच्चे ईंटें जबकि नालियों के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, तो वह हुआ है लोथल से। ये आप याद रखेंगे। अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी पुस्तक भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगली पुस्तक है जॉन मार्शल की, उसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें इन्होंने मोहनजोदड़ो की एक डेडमैन लेन की जानकारी दी है। मोहनजोदड़ो में एक जगह खुदाई के दौरान बहुत सारे शव पाए गए हैं जो कि छिन्न भिन्न अवस्था में है, कोई उल्टा पड़ा है, कोई किस तरह पड़ा है। तो उससे उन्होंने उसे डेडमैन लेन का नाम दिया गया है, और वह इसका जिक्र मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन में जॉन मार्शल ने किया है। ये एक बहुत ही संकरी गली है। इससे अपने को इतना याद रखना है कि डेडमैन लेन किस शहर में थी या इसका जिक्र किसने किया, तो जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया है। इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद जो भी अपने
इसके और भी कुछ फैक्ट्स होंगे या जो भी होंगे अपन MCQ सेशन लगाएंगे उसमें पढ़ लेंगे। और एक बार मैं थोड़ा इसको रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले कि भाई कौन कौन से स्थल थे, तो हड़प्पा, इस चैप्टर का अपना नाम यही है कि प्रारंभिक शहरों की कहानी। तो उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजित, चंद्रदुर्ग, बालाकोट, ये पाकिस्तान के शहर हैं। धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल ये गुजरात के, बनावली, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब। आगे मैन फैक्ट है, मैं आपको बताता चलूँ। इसका विकसित काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता व विकसित हड़प्पा सभ्यता में कोई खास संपर्क नहीं था, क्रम भंग मिला है। कृषि प्रौद्योगिकी के लिए इनकी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, तो बैल का इस्तेमाल करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सोलिस्तान व बनावली दोनों से हल्के प्रतिरूप मिले, यानी टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। और खेती के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था। कृषि के अंदर विभिन्न औजारों का प्रयोग किया जाता था। तोरतुगुई अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष मिले हैं। और पंजाब व सिंध में ये नहरों के अवशेष नहीं पाए गए हैं। सिंचाई के लिए संभवतः ये कुएं का भी इस्तेमाल करते थे। कुएं का पानी से, कुएं से प्राप्त जल का धोलावीरा से एक जलाशय प्राप्त हुआ है। इनमें सबसे मुख्य शहर था मोहनजोदड़ो, सबसे प्रसिद्ध, जिसको अपन डिटेल में चर्चा की, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो में दुर्ग व निचला शहर पाया गया। दुर्ग छोटा है जबकि निचला शहर यानी लोअर टाउन बड़ा है। ये एक प्लांट सिटी थी और दुर्ग और निचले शहर में विभाजन था। मोहनजोदड़ो में नालियों का निर्माण है, सड़कें ग्रिड पद्धति पर है, नियोजित जल निकास प्रणाली यानी प्लांट ड्रेनेज सिस्टम है। घर आंगन पर केंद्रित होता था। एक कोर्टयार्ड था, उसके चारों तरफ रूम्स बने होते थे। घर की बनावट में ये प्राइवेसी को महत्व देते थे। अपन सीधा याद कर लेना फैक्ट अपने कि हड़प्पावासी एकांतता या प्राइवेसी को महत्व देते। प्रत्येक घर में स्नान करता, प्रत्येक घर में अपना पानी इस्तेमाल के लिए कुआं था। और मोहनजोदड़ो में 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग, और दुर्ग में अंदर बहुत सारी और भी छोटी छोटी क्या बड़ी आकृतियाँ या बड़े महल होते थे। उसमें माल गोदाम था जहाँ भंडार किया जाता था। विशाल स्नानागार है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ये सीधा भी पूछा जा सकता है। और या विशाल स्नानागार की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है। तो ये एक आयताकार है चारों ओर, जिसके गलियारे बने हुए हैं। उत्तर व दक्षिण में आने जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। इसके 3 और कमरे बने हुए हैं। पास में एक बड़ा कुआं है जिससे उसमें पानी आता था। उसके एक नाला लगा हुआ है जिससे उसके पानी का निकास किया जाता था। और इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान यानी रिचुअल बाथ के लिए किया जाता था। अब उस समय लोगों में क्या एकरूपता थी या सामाजिक रूप से वे एक समान थे या भिन्नताएं थी, इसके लिए अपन ने जाना कि समाधानों को देखा जाता है। इसमें ज़्यादातर समाधानों में सेम चीज़ें मिली है। कुछ बहुमूल्य चीज़ें दफनाने का रिवाज था नहीं वहाँ पे। पुरुष व दोनों महिलाओं के ये कब्रिस्तानों में आभूषण मिले हैं। इसका मतलब है कि पुरुष व महिला दोनों श्रृंगार प्रिय थे, यानी दोनों श्रृंगार किया करते थे। और उनकी कब्रों में मृदभांड व आभूषण मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे इस जन्म के पश्चात आने वाले जन्म में भी विश्वास करते थे, यानी अंधविश्वास या अंधविश्वास टोने टोट के उनमें विश्वास करते थे, ये अपन कह सकते हैं। आगे चलते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो चनुदुडो उनका क्राफ्ट सिटी था, शिल्प नगरी चनुदुडो कहलाता था। ये सीधा सीधा याद रख लेना। उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए जो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, उनमें अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट या होल सेल यानी पूरे शंख, तांबा, एस्क, औजार, और जो रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल था उससे वे पता करते थे। परिवहन के लिए स्थल मार्ग व जलमार्ग दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। बैलगाड़ियों के प्रतिरूप इसके साक्ष्य हैं। तो सॉरी, बैलगाड़ियाँ जो मिली है वह हमें स्थल मार्ग की जानकारी देती है। जल मार्ग सिंधु पूरा क्षेत्र, ये आज का आधुनिक जो राजस्थान भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसी क्षेत्र में ज़्यादा ये फली फूली थी। उसमें नदियाँ हैं और नहरें हैं, तो वहाँ नौकायान था। इसके अलावा वहाँ सामान या माल कहाँ कहाँ से आता था, ये इस स्लाइड पे आप ज़्यादा गौर करना। सारी फैक्ट्स है जो मैन वो आप लिख सकते हैं। संख या सेल नागेश्वर तथा बालाकोट से मिलते थे। शंख बालाकोट से मिलते थे। लाजवत मणि यानी लापिस लाजुली नीले रंग का पत्थर होता है जो कि सोरतुगुई से मिला था। एक एग्जाम में आया सवाल है।
कार्निलियन लोथल से मिलता था। सेल खड़ी दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से। तांबा कॉपर माइंस खेतड़ी से, यानी राजस्थान खेतड़ी राजस्थान से। सोना दक्षिण भारत से। और आगे चलते हैं। आगे है कि उनका किन किन क्षेत्रों से संपर्क था। तो सीधा सवाल आ सकता है कि क्या हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया के लोगों से संपर्क था, तो आप कहेंगे यस। उसके लिए और ओमान से था, यस ओमान। और जो हड़प्पा की सभ्यता के खुदाई के दौरान जो तांबा मिला है, दोनों में सेम विशेषता है। ओमान में एक हड़प्पा का मर्दबान यानी एक जार मिला है। और मेसोपोटामिया का जो लेख है उसमें ओमान को मगान, बहरीन को दिलमुन, मेलुहा जो संभवतः हड़प्पा के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। एक हाजी पक्षी का वर्णन मिलता है जो मोर है, और मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। अब अपन देखते हैं मुहर्रे, लिपि और बाट। मुहर्रे लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए काम में आती थी, सुरक्षित व्यापार के लिए काम में आती थी, और मुहर्रे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये एक चित्राक्षर लिपि थी। हड़प्पाई मुहर्रों पे अंकित मिले ज़्यादा, और सबसे जो लंबा और बड़ा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। और एक ये फैक्ट आप जरूर याद रखना कि धोलावीरा से एक सूचना पट मिला जिसमें 10 अक्षर है। बाट विनिमय के काम आते थे, सामान को या वस्तुओं को तोलने में। अनाज कुछ भी हो सकता है, जिसे जो रोज़मर्रा के जीवन में चीज़ें काम आती है उसे तोलने के लिए। सामान्यतः ये चर्ट नामक पत्थर से बने हुए थे, और इनके निचले मानदंड है जो लोअर डिनोमिनेशंस है वह द्विआधारी यानी बाइनरी था, 1 2 4 8 16 32 64 प्रकार। और जो हायर डिनोमिनेशन है वो डेसिमल सिस्टम में चलता था, और इनकी शेप होती थी वो क्यूबिकल होती थी, और धातु के पलड़े में मिले हैं, तराजू के पलड़े मिले हैं। उस समय शासन किस प्रकार का था उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मोहनजोदड़ो में एक जो मूर्ति मिली है उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी जा रही है। सभ्यता का अंत 1800 ईसा पूर्व के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का अंत के साक्ष्य मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात यह सभ्यता अपने जो पुराने स्थल थे वहाँ से शिफ्ट हो जाती है गंगा के उत्तरी मैदानों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गंगा मैदानों में। इसे अनुवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी दुनिया के सामने सबसे पहले प्रकाश में लाने वाले थे वो थे उस समय के तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, जिन्होंने 1924 में इसकी घोषणा की कि इसकी प्राचीन समय में भारत में एक सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके लिए एस.एन. राव साहब ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ये इनका स्टेटमेंट है एस.एन. राव साहब का, तो आप याद रखना, ये शायद एग्जाम में आ जाएगा। उसके अलावा हड़प्पा के सभ्य स्थलों से कौन कौन से स्थल से क्या क्या चीज़ मिली है और वहाँ का उत्खननकर्ता कौन था और किस नदी के किनारे था। इसमें सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान के पाकिस्तान में मिला है, रावी नदी के किनारे मिला है, और इसमें दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। 6 अन्य भंडारों की 2 कतारें मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। राखालदास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो से सबसे पहले मानसनानागार मिला है, यानी ग्रेट बात तांबे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है डांस करती हुई, डांस फॉर्म में। और विशाल अन्न भंडार है, दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा है और मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। अगला शहर है अपना कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी, तथा बिग लाल व बिक्के थापर ने यहाँ उत्खनन किया था। कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निवेदिका व फर्श के लिए सजावटी ईंटें का साक्ष्य मिला है। फर्श में सजावटी ईंटें मिली है। ये फैक्ट आप स्पेशल तौर पे याद रख सकते हैं कि सजावटी ईंटें कहाँ से मिली है, तो कालीबंगा से। आगे है लोथल। लोथल गुजरात का शहर है, वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। ये भोगवा और शरावती नदी के किनारे है, तथा यहाँ एस.आर. राव ने उत्खनन किया था। लोथल से जो चीज़ें मिली उनमें गोदीवाड़ा, घरों के प्रवेश, मुख्य सड़क पर संयुक्त कब्रगाह मिला, यानी स्त्री और पुरुष का संयुक्त समाधान मिला। इसके बाद में ईंटों से बना हुआ जलाशय, हाथीदान से बना स्केल, नगर 6 हिस्सों में बटा था। अगला है चनउदड़ो। सिंध, यह पाकिस्तान के सिंध राज्य का शहर है। सिंध राज्य का एक
स्थल है, ये सिंधु नदी के किनारे है। इसका उत्खनन एन.जी. मजूमदार ने किया था। यहाँ से जो चीज़ें मिली है उसमें सबसे मुख्य है 4 पहिया की गाड़ी का मॉडल, टेराकोटा मॉडल है, तथा ये एक क्राफ्ट सिटी थी, यहाँ मन के बनाए जाते थे। अगला शहर है धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में है। यहाँ के उत्खनन करता थे जे.पी. जोशी। इस टेबल को आप पूरी याद कर लेना, एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है। विशाल जलाशय मिला, यहाँ से नगर 3 भागों में विभाजित था। यहाँ की जल संचय की प्रणाली बहुत ही अद्भुत थी। अगला अपना लास्ट शहर है जो मुख्य शहरों में, वो है बनावली हरियाणा। यहाँ के उत्खनन करता थे आर.एस. बिष्ट। और बनावली से जो मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप मिला है, जो कि एक टेराकोटा मिला है प्लाऊ का, तो वो हल के साक्ष्य देता है। आपको इस फैक्ट को याद रखना है, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। और ये एकमात्र शहर है जहाँ से हड़प्पा के तीनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं, आरंभिक, विकसित व उत्तरवर्ती हड़प्पा, तीनों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। आगे है एएसआई की स्थापना 1861 में हुई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसका जनक या इसके फादर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उसके अलावा मैंने आपको 2 पुस्तकें बताई थी। अर्नेस्ट मैके की पुस्तक, यह है अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें अपने लोथल की जानकारी मिलती है कि लोथल में भाई घर बनाने के लिए कच्चे ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, जबकि नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा जॉन मार्शल की पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें मोहनजोदड़ो की एक डेड मैन लेन के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।